हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, 3, 4 सभी का जनरल इंजीनियरिंग का पेपर 2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर था 2, 3, 4 एंड 2019 जनरल इंजीनियरिंग पेपर जो कि 25 तारीख को हुआ था 25 मार्च। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं और आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज, कि पावर इसमें क्या होता है। तो इंडक्टिव सर्किट है, पहले आप लोग सर्किट देखना है कि सर्किट कौन सा है। तो हम जानते हैं कि बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, वी आई कॉस थीटा। तो जब हम यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडक्टिव सर्किट बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो लैग कर रहा है, करंट जो है वो आई लैग कर रहा है। फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज और करंट में, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का है फेज डिफरेंस तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। इम्पीडेंस और एडमिटेंस में क्या रिलेशन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करंट में, वो पहली बार किसने दिया था, तो ये ओएस्टेड ने दिया था। ओएस्टेड ने दिया था। देखिए फ्राडे ने क्या दिया था, फ्राडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज की थी। ठीक है, टेलीफोन का आप लोग को पता ही है कि टेलीफोन का बेल ने किया था, अब अब्राहम बेल ने और आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किया था। तो ओएस्टेड इसका हो जाएगा सही आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ये एक तरह से कंटूर लाइन की तरह होती है, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। तो नॉट क्रॉस ईच अदर। क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, अगर क्रॉस कर रही है इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन पे अगर हम सस्पेंड करें, फ्रीली सस्पेंड करें मैग्नेट को, तो दो डायरेक्शन शो करेगा। ये हुआ क्रॉसिंग का मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स की एक वैल्यू को शो कर रहा है, तो दो अलग अलग वैल्यू एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं कर सकती। अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज बेसिकली बेस्ड अपॉन, तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या अल्टरनेटर जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो देखिए अल्टरनेट करंट में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, बाई रोटेटिंग म्यूचुअल इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसमें। जैसे कि होता क्या है कि जो करंट है, दो चीज है, एक तो कंडक्टर होता है और एक होता है मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वहां पे, और जब कंडक्टर को हम रोटेट करते हैं या फिर मैग्नेट को रोटेट करेंगे, कोई भी एक स्टेशनरी होगा एक रोटेशन में होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कट होती है उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये किस मेथड पे बेस्ड है या फिर किस लॉ पे बेस्ड है, तो फैराडे लॉ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, द आर्मेचर ऑफ एन डीसी मशीन इज मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट टू। कह रहा है कि जो डीसी मशीन में आर्मेचर होता है वो किस चीज से बनाते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहले कि जो आर्मेचर में हम लेमिनेट शीट डालते हैं, वो डालते क्यों है कि कोर के लेयर्स अलग अलग करने के लिए, ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम हो सके। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को, सॉरी ईडी करंट लॉस को, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं सॉरी, ईडी करंट लॉस को हम कम से कम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए थिन थिन लेयर्स में लेमिनेट किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस कम से कम हो सके। जनरली इसकी वजह से क्या होता है, जीरो करंट लॉस होता है, ईडी करंट लॉस का वैल्यू नियरली जीरो पहुंच जाता है। द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक इज, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो जब सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो वो कुछ और फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल। फोटो मीन्स जो सन रेज के अंदर केमिकल फॉर्म हो, स्मोक मीन्स स्मोक प्लस फॉग, इसको बोलते हैं स्मोक। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, देखिए मेजर है, जैसे कि सबसे जो होता है ओजोन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन वो ओजोन का है, लेकिन इसमें ओजोन का ऑप्शन नहीं है, तो ओजोन का ऑप्शन होता तो मैं वहां टिक करता, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूटेंट। टोटल तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, बट मेजर कंट्रीब्यूशन कह रहा है कि कितने ऐसे टाइप है जिसमें से मतलब कुल कितने हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 90% है टोटल का। देखिए टोटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल 5 है। 5 कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं वो आ जाएगा CO CO2। एक हो गया कार्बन ऑक्साइड्स, दूसरा हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में सब आ जाएंगे, निट्रस ऑक्साइड, N2O NO N2O सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स,
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम एसपीएम कहते हैं। तो ये जनरली 5 है, ठीक है। कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन और एसपीएम। तो कुल मिला के 5 है। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या फाइंड करता है ये कि बायोडिग्रेडेबल मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है। इससे हमें पॉल्यूशन का भी पता चलता है और बायोडिग्रेडेबल मैटर कितना है। और सीओडी से क्या करता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों मिला के कितना। बीओडी का काफी लंबा टाइम लेता है, मतलब ये 5 days टेस्ट है, बट सीओडी आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। सीओडी काफी फास्ट होता है, बट बीओडी काफी टाइम लेता है। तो मैं पूछते हैं कितने दिन का टेस्ट है, 5 days का टेस्ट है। और क्या पूछते हैं इससे, बीओडी 5 days में कितना परसेंट आता है अल्टीमेट बीओडी का, तो 68%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर। ये सबको पता है, रेन वाटर। रेन वाटर क्योंकि इवेपोरेशन से जाता है, इसमें जीरो पॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन कहाँ पे मिक्स हो जाता है, जब वो इन्वायरमेंट से फॉल कर रहा होता है। तो इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूशन है उसको वो ट्रैप कर लेता है अपने साथ। तो आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, जब पीएच वैल्यू 5.4 से कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। तो ये क्यों होता है एसिड रेन, जो वाटर अपने साथ जो एयर में सॉल्यूशंस हैं, एयर कंटेंट है, जो मटेरियल्स है, उसको भी साथ में ले आता है, उसकी वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तब जाके वो इम्प्योर हो जाता है। अदरवाइज रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो। अगर हमें इफेक्ट फाइंड करना है फोर्स का जो कि बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल चाहिए, नेचर ऑफ द फोर्स दैट इज वेदर द फोर्स इज पुश और पुल, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, ये सभी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कंकरेंट फोर्स आर दोज फोर्स विच लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट। कंकरेंट फोर्स मीन्स क्या होता है कि कई सारे फोर्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। और एक होता है कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स में सभी का प्लेन सेम हो, मल्टीपल फोर्स का प्लेन अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर। कंकरेंट समझ गए। और एक होता है कोलीनियर, सभी एक लाइन में एक्ट कर रहे हो, सभी एक लाइन में एक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोलीनियर। 3 टाइप के फोर्स होते हैं। तो ये हो गया मीट एट अ पॉइंट, इसको बोलते हैं कंकरेंट। नेक्स्ट है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ड्यू टू द फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ डिसलेरेशन दे रखा है। हाउ मच टाइम दिस विल टेक फॉर द बॉडी, हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे एक्सलेरेशन दे रखा है, डिक्लेरेशन दे रखा है, टाइम पूछा है, v पता है, u पता है, ठीक है। देखिए तो इसको हम इक्वेट कर देंगे। v कितना है, मतलब अल्टीमेट रेस्ट पे आना है, तो 0, u कितना है 0.2, माइनस एक्सलेरेशन कितना है 0.02 इंटू टाइम। जब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली टाइम मिल जाएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। सब में से ऐसा कौन सा जिसका सेम डायमेंशन नहीं होता। देखिए मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है। मोमेंटम की बात करें तो उसका भी डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 1, इन दोनों का सेम होता है। टॉर्क एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर में होता है, और एनर्जी भी न्यूटन मीटर या जूल में होता है। तो इसकी भी डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अगर आप इन दोनों की अगर यूनिट निकालो, डायमेंशन निकालो, तो वो भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम हो गए। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों अलग अलग है। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और लीनियर मोमेंटम अगर होता तो वो होता है एम एल टी माइनस 1। लेकिन अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये टी माइनस 2 है, ये टी माइनस, मतलब ये टाइम की सेकेंड पावर है, टाइम की सिंगल पावर है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज रेजिलियंस। टोटल वर्ड जब भी आ जाए, आप शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, टोटल वर्ड जब भी आ जाए रेजिलियंस, मैक्सिमम जब भी आ जाए प्रूफ रेजिलियंस, बात खत्म। ज़्यादा आपको समझने कंसेप्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर तो कंसेप्ट पढ़ना है तो देखिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी का होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे एफ वाई तक, यील्ड स्ट्रेस तक, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी एनर्जी स्टोर हो रहा है बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस, एफ वाई तक। बट अगर इससे कम किसी भी पॉइंट पे है तो उसको हम रेजिलियंस बोलेंगे। रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। नेक्स्ट होता है, इसमें पूछते हैं टफनेस। टफनेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू फ्रैक्चर इज कॉल्ड टफनेस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, तो प्रूफ रेजिलियंस डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वेइंग इक्विपमेंट, सर्वेइंग का इक्विपमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। देखते हैं सर्वेइंग का इक्विपमेंट कौन सा नहीं है। थियोडोलाइट है, एंगल मेजरमेंट करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेवल है, इससे हम लेवलिंग करते हैं। क्लिनोमीटर से हम एंगल फाइंड करते हैं। अब रह गया पाइटोट्यूब। पाइटोट्यूब होता है पाइप फ्लो में वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करता है पाइप फ्लो में। तो ये हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट है द डिस्क ऑफ अ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ। जो सप्लाई एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर आप हम सबके घर में जो लगा होता है एनर्जी मेजर करने के लिए, उसका जो डिस्क होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो एल्यूमिनियम का बना होता है, वो एल्यूमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन स्टेटमेंट फॉर फ्लैटनेस टेस्टिंग। जब हम किसी चीज की फ्लैटनेस टेस्ट करते हैं, फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस, उसके रिगार्डिंग पूछा है। कह रहा है कि स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू चेक फ्लैटनेस। स्ट्रेट एज जो है वो फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस दोनों चीज चेक करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट पूछा है सिंगल एंडेड स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू डिटरमाइन फ्लैटनेस। नहीं, फ्लैटनेस के लिए नहीं, ये स्ट्रेटनेस के लिए यूज होता है अगर सिंगल एंड की बात करें। तो ये सही है, ये गलत हो गया। तो ये ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द सप्लाई टू द मीजर इज गिवन बाई। सप्लाई किसके द्वारा दिया जाता है मीजर को? द परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं माइल्ड स्टील का, बेसिकली ये सारा माइल्ड स्टील के लिए पूछा है टेंसाइल टेस्ट में। ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। तो सबसे पहले आता है पॉइंट ए, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट। उसका आता है अपर यील्ड पॉइंट, फिर आता है लोअर यील्ड पॉइंट, फिर होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर आता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फिर आता है फ्रैक्चर। ठीक है, इस तरह से आता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आ गया, ठीक है, इलास्टिक लिमिट आ गया, फिर आ गया यील्डिंग मतलब यील्ड पॉइंट, और इसमें अल्टीमेट पॉइंट नहीं है तो अल्टीमेट का कोई चक्कर नहीं है, तो यील्डिंग के बाद फेलियर आ गया सीधा। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है। याद रखना हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हमेशा पहले आता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें अल्टीमेट नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि इन सिमेट्रिकल बीम सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का डायग्राम सिमेट्रिकल है तो कैसा आएगा? इस तरह का आएगा, पैराबोलिक जनरली रेक्टेंगुलर सेक्शन में। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर का। तो ये कहाँ पे हुआ? सेंट्रोइड पे। ठीक है, सेंट्रोइड पे। एक चीज और याद रखना, सेंट्रोइड पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जीरो होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन दोनों जीरो होते हैं, बट शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होता है? सेंट्रोइड पे। ये हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, सीधा बोला है सिमेट्रिकल बीम सेक्शन। तो सिमेट्रिकल में आई सेक्शन भी आ सकता है, आई सेक्शन में भी आपको, अगर आई सेक्शन भी होता तो भी मैक्सिमम सेंट्रोइड पे ही भी आता, क्योंकि सिमेट्रिकल बोला है तो कोई भी शेप आप एज्यूम कर सकते हो। अगर हम आई सेक्शन की भी बात करें तो भी शियर स्ट्रेस ऐसा बनेगा, तब भी आपको सेंट्रोइड पे ही मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, मोड़ सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं सिग्मा 3 सिग्मा 1, और इन दोनों के का हाफ जो होता है वो रेडियस मान के हम यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस पे टाउ है और ये एक्सिस है सिग्मा का। तो ये टाउ पूछ रहा है कि टाउ मैक्स कितने के बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर है? इसके रेडियस के बराबर, ये रेडियस के बराबर। आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। सडनली किसी चीज पे अगर हम लोड अप्लाई करें सेम मैग्नीट्यूड का, मान लो 10 किलोन्यूटन का किसी स्ट्रक्चर पे हम सडन लोड अप्लाई करें, एक साथ हमने अप्लाई कर दिया 10 किलोन्यूटन का, और एक है कि हमने स्टार्टिंग 0 से लेकर 10 तक में हमने कुछ टाइम लगाया, 0 से लेकर फिर 1 फिर 2 फिर 5 6 7, इस तरह से हम अप्लाई करते करते 10 तक पहुंचे, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली। दोनों में इफेक्ट में क्या फर्क है? तो ग्रेजुअली को हम जानते हैं P/A होता है, और सडनली में 2P/A हो जाएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा सडनली अप्लाइड में। इसको आप रट जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। मतलब एक तरफ फिक्स बोल दिया है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों फिक्स है, मतलब फिक्स एंड है एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड, अदर एंड बिल्कुल फ्री रखा है। तो इसका इफेक्टिव लेंथ, मतलब इसका इफेक्टिव लेंथ कैसा होगा? कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये लेंथ पूछ रहा है, इफेक्टिव लेंथ बताओ, तो ये हो जाएगा 2L। ठीक है, नेक्स्ट है slenderness ratio is the ratio of effective length और least radius of gyration. Lambda is equal to effective length LE upon R mean. रेडियस ऑफ जायरेशन जिस भी डायरेक्शन में सबसे कम है, एक्स में, वाई में, जेड में, वो वैल्यू मिनिमम की यहाँ पे डालेंगे।
नेक्स्ट है लाइम हैज बीन कन्वेंशनली, कन्वेंशनली कौन कितने क्लासिफिकेशन में किया गया उसको, कन्वेंशनली याद रखना। तो 3 क्लासिफिकेशन है, रिच, हाइड्रोलिक और पुअर। रिच मतलब प्योर लाइम, 100% को प्योर लाइम भी कहते हैं, मतलब इसमें इम्प्योरिटी 5% से कम है। हाइड्रोलिक लाइम में 30% के आसपास, 30% से कम इम्प्योरिटी है बट 5% से ज्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। और पुअर मीन्स मोर देन 30% आर द इम्प्योरिटी, जनरली क्ले होता है इम्प्योरिटी। रिच लाइम यूज करते हैं प्लास्टरिंग के लिए, हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं मेसनरी के लिए। तो कितने क्लासिफिकेशन हो गए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। देखिए लाइटेस्ट पूछा तो यहाँ पे हमें सबकी डेंसिटी देखनी है, तो डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ सभी का, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, डेंसिटी आपको याद है। मैग्नीशियम की डेंसिटी होती है 1.738 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, मैं सभी का यहाँ पर डेंसिटी लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम का होता है 2.7, ये भी ग्राम पर सीसी में है। टाइटेनियम होता है 4.5 और कॉपर होता है 8.96। अब आप आराम से पता लगा सकते हैं कौन पूछा है लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट हो जाएगा मैग्नीशियम, अगर पूछता है हैवीएस्ट तो कॉपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली प्रोन टू कोरोजन। कोरोजन सबसे ज्यादा किस में होता है, हम सब जानते हैं जिंक में, क्योंकि जिंक को हम एज अ एनोड भी यूज करते हैं कई जगह, या फिर गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये अपनी जो पॉजिटिव एनोड, मतलब ये अपने आयन लूज करने के लिए बहुत ही फेमस है, माना जाता है इसको, इसीलिए यूज ही करते हैं इसको एनोड के लिए, इसलिए जिंक बहुत ही हाईली प्रोन होता है। नेक्स्ट है स्टील विद कार्बन परसेंटेज कितना है, नोन एज हाइपोइक्वेटॉइड। देखिए कई सारे कार्बन की परसेंटेज के आधार पे, देखिए 2% से ज्यादा कार्बन हो तो कास्ट आयरन है, 2% से कम है तो स्टील बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि हाइपोटेक्टोइड, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। हाइपोइक्वेटॉइड कब बोलते हैं कि जब 0.8% से कम हो, 0.8% से कार्बन की परसेंटेज कम हो तो उसको बोलता है हाइपोइक्वेटॉइड। अगर 8.8% ही है एग्जैक्ट तो कैसा कैसा क्या कहलाता है, इयोटेक्टोइड, ईयू इयोटेक्टोइड, ठीक है, 8% पे। और मोर देन 0.8% उसमें क्या कहता है, हाइपर हाइपर इयोटेक्टोइड। अब यहाँ पूछा हाइपो, पूछा हाइपो मतलब बिलो, ये हो जाएगा इयोटेक्टोइड और ये हो जाएगा हाइपोटेक्टोइड, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड में पार्टिकुलर टास्क को हम क्या बोलते हैं, तो एक्टिविटी बोलते हैं, किसी भी टास्क को सीपीएम में भी। और अगर हम वैसे किसी भी टास्क को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम एक्टिविटी ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ अगर आप पर्ट होता तो पर्ट में हम उसको इवेंट बोलते हैं, पर्ट में उसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट बेसिकली कुछ नहीं, एक्टिविटी का एंड और स्टार्टिंग होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड इफिकेसी ऑफ एन एस्टिमेट। तो एक एस्टिमेट की एक्यूरेसी और इफिकेसी को कौन है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है प्रोजेक्ट का साइज। हायर द प्रोजेक्ट साइज हायर विल बी द वेरिएबल्स, इसलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगा वो है प्रोजेक्ट साइज। ये सभी इफेक्ट करते हैं बट डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या पूछा है, कि मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है तो प्रोजेक्ट साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी आपको ज्यादा अच्छे रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखो अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है कोई और एक है 50,000 का प्रोजेक्ट, तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइज ज्यादा है। तो 50,000 में आप एक्यूरेसी कम भी रख सकते हो, बट 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो एक भी चीज अगर आपने इनएक्यूरेट किया तो उसका एस्टिमेट बहुत ज्यादा भाग जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस चीज की डिपेंडेंसी जो है प्रोजेक्ट पे वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है द क्रिटिकल पाथ इज, क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि ऐसा पाथ जिसमें फ्लोट हमेशा जीरो हो, मतलब जितना टाइम अवेलेबल है उतना ही टाइम हमें चाहिए भी, कोई मार्जिन नहीं है, कि ऐसा नहीं कि 10 दिन में हमारे पास अवेलेबल है और ये काम 8 दिन में हो सकता है, ऐसा उस उन एक्टिविटी को खाली मार्क करना है और वहां से जो लाइन गुजरेगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। मतलब जितना टाइम अवेलेबल है उतना ही टाइम कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए हमें मिला हुआ है, अवेलेबल और रिक्वायरमेंट दोनों से मिल रहा है, उन एक्टिविटी को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो क्रिटिकल पाथ मिलता है, उसको बोलते हैं ऑलवेज लॉन्गेस्ट पाथ, इट इज ऑलवेज अ लॉन्गेस्ट पाथ। कह रहा कि इज एन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स अर्थ, रिमूव करने के लिए मतलब एक्सकवेशन के लिए कौन सा काम में आता है। एक्सलेटर आपको पता है कि नहीं होता है, एक्सकवेटर यस, एलिवेटर नहीं, बुलडोजर हाँ, बुलडोजर काम में आता है, बट पूछा यहाँ पे कि ओल्डेस्ट कौन सा है तो ये है एक्सकवेटर। नेक्स्ट है वाइल शेड्यूलिंग इन प्रोजेक्ट बाय सीपीएम, क्रिटिकल पाथ में जब हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो कौन सा इसमें से सही है, द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज, सही बात है, किसी भी काम को कई सारे एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एस्टेब्लिश्ड, बिल्कुल सही, हम टाइम एस्टिमेट को फाइंड करते हैं। अब याद रखिए सीपीएम में टाइम एस्टिमेट सिर्फ एक होता है, ओनली टाइम ऑप्टिमाइजेशन होता है इसमें,
सॉरी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसमें टाइम ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। टाइम ऑप्टिमाइजेशन होता है PERT में। A sequence of various activities made according to their importance, बिल्कुल इनको सीक्वेंस बनाया जाता है कि इंपॉर्टेंस के आधार पे अलग अलग सीक्वेंस बनाया जाता है, और इंपॉर्टेंस के आधार पे भी, और प्लस में पैरेलली कौन सी वर्क हो सकती है, एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, और सीरीज में कौन सी एक्टिविटी हो सकता है, उसका भी सीक्वेंस बनाया जाता है, प्रॉपर सीक्वेंस, और लास्ट में आपको एक पूरा नेटवर्क दिखता है। तो इसीलिए इसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। इस नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो, हम सभी को पता है 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। और अगर यहीं पे पूछा होता कि अगर बताओ टर्बुलेंट फ्लो के लिए, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए स्मूथ पाइप के लिए अलग है, और मतलब दो अलग अलग कंडीशन है। तो अगर टर्बुलेंट के लिए पूछता तो 0.316 है डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4। नेक्स्ट है, ये स्मूथ पाइप के लिए याद रखना। नेक्स्ट है, फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लेमिनार व्हेन। अब यहाँ पे पूछा है लेमिनार, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि कौन से चैनल में, ओपन चैनल में है या फिर पाइप फ्लो में है या सॉइल के अंदर है, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको बताता हूँ, तीनों के लिए बता देता हूँ। 2000 से लेके 4000 ये रेंज आप याद रखिए। 2000 से अगर कम है तो लेमिनार, 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन, 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट। ये किसके लिए है, पाइप फ्लो के लिए। ओपन चैनल फ्लो के लिए 500 से लेके 2000 का रेंज आपको याद रखना है। अगर यही ओपन चैनल में होता तो 500 से लेस है अगर रेनॉल्ड्स नंबर तो लेमिनार है, 500 से लेकर 2000 के बीच में ट्रांजिशन जोन है, और 2000 से ग्रेटर में टर्बुलेंट जोन है। सॉइल के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब 1 से अगर कम है तो लेमिनार, 1 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट बोलते हैं जनरली, सॉइल में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लेमिनार व्हेन, ऐसा नहीं बताया कि भाई, लेकिन वैल्यू के हिसाब से क्या लग रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, तो ये सही पाइप के लिए तो सही हो रहा है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ बोला नहीं है। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो नहीं, डेंसिटी के आधार पर हम नहीं डिफाइन करते हैं इसको, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज भी इसका आंसर हो सकता है, देखते हैं बीपीएससी क्या कहता है कि नन ऑफ दीज है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। 2000 तो हम अपने मन से मान रहे हैं कि ये पाइप फ्लो के लिए है, तो ए या डी में से कुछ भी हो सकता है, बट आप लोग देखते हैं कि आप लोगों ने क्या मार्क किया पता नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर ट्रू फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि एनर्जी इसमें किस फॉर्म में होती है, तो पर यूनिट वेट होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बर्नौली इक्वेशन में एनर्जी की इक्वेशन क्या है। बर्नौली इक्वेशन क्या है, पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, तीनों ही पोटेंशियल हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए फ्लो हमेशा आइडियल माना जाता है, इनकम्प्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो है, तो बर्नौली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल, राइट है। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, द ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर ओनली कंसिडर्ड, राइट, ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स ही ओनली कंसिडर किया जाता है। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज रोटेशनल, नहीं ई रोटेशनल होना चाहिए। द हीट ट्रांसफर इन और आउट ऑफ फ्लूइड शुड बी जीरो, हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, मतलब हीट इज कांस्टेंट, अप्लाई बर्नौली थ्योरम, ये सही है। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोर सर्कल इज यूज्ड, मोर सर्कल क्या काम क्या है, ग्राफिकली हम इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे हम फाइंड करें नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू को, बस यही काम है मोर सर्कल का। तो कह रहा है किसके लिए एप्लीकेबल है, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन, बिल्कुल सही काम करेगा। अगर ऐसा है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एक प्लेन पे तो भी काम करेगा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली, अगर दोनों तरफ लग रहा है तो भी काम करेगा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकम्पनीड बाय सिंपल सी, अगर यहाँ पे शियर भी लग रहा है तो भी काम करेगा। हमने सबका ड्रॉ भी किया होगा मोर सर्कल, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी और ब्लैक बॉडी। तो इमिसिव पावर जो होता है हमेशा मतलब इमिट करने की, इमिट करने की, ग्रे बॉडी क्या बोलता है कि एक ऐसा बॉडी जिसकी रेडिएशन हर एक वेवलेंथ के लिए एक कांस्टेंट रेशियो पे हो, लेकिन वो रेशियो एक से कम हो, ठीक है। जो कि ब्लैक बॉडी रिलीज, ब्लैक बॉडी हमेशा सभी एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रे बॉडी सभी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब सबको इमिट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हमेशा लेस देन रहेगा ब्लैक बॉडी के मुकाबले, ब्लैक बॉडी की हमेशा 1 होती है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंस सॉब्सिविटी इसकी 1 होती है। नेक्स्ट है सॉब्सिविटी, अभी हमने डिस्कस किया। एब्जॉर्बिटी जो है ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्ब करने की, देखिए एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी, किसी भी बॉडी की 3 प्रकार से हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, उसको बिहेवियर, उसकी बिहेवियर को जानने के लिए। एब्जॉर्बिटी मीन्स कि एब्जॉर्ब कितना कर रहा है उस रेडिएशन को, रिफ्लेक्टिविटी मीन्स रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है, और तीसरा है ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिट कितना कर रहा है, पास कितना कर रहा है।
तो इसके आधार पे हम ऑब्जेक्ट की जानकारी हम ग्रैब करते हैं। तो कह रहा है कि एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी होती है ब्लैक बॉडी की, हमेशा 100%। आप किसी भी वेवलेंथ की कोई भी रेडिएशन आप इस पे इंसिडेंट करो, ये सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए जीरोथ लॉ क्या है कि भाई अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में और बी और सी इक्विलिब्रियम में है तो ए बी सी भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी भी ना बनाई जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, इट कैन ऑनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि टोटल इंट्रोपी जो है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। थर्ड लॉ क्या कहता है कि इंट्रोपी जो है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये था थर्ड लॉ। तो ये है फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा है, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है रेडिएंट एनर्जी ई बी इमिटेड बाई अ ब्लैक सरफेस। कह रहा है कि एक रेडिएशन निकल रहा है ब्लैक सरफेस से, स्ट्राइक्स ऑन नॉन ब्लैक सरफेस, और स्ट्राइक कर रहा है नॉन ब्लैक सरफेस पे। इफ नॉन ब्लैक सरफेस हैज एब्जॉर्बिटी, एब्जॉर्बिटी अल्फा दे रखा है, देन इट विल एब्जॉर्ब हाउ मच रेडिएशन, उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी दे रखा है अल्फा, मतलब एक कोफिशिएंट है, तो कितना एब्जॉर्ब करेगा, पूछा कितना एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो बहुत इजी है, इसकी कोफिशिएंट गिवन है, टोटल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ए। पूछा होता कि रिफ्लेक्ट कितना करेगा, तो 1 माइनस अल्फा, टोटल में से एब्जॉर्बेंस को माइनस कर देते तो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट, तो रिफ्लेक्ट प्लस ट्रांसमिट कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, रिफ्लेक्ट प्लस ट्रांसमिट, ये सब मिला के हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तीन ही चीज हो सकता है ना। नेक्स्ट है ऑटो साइकिल इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ। तो ये ऑटो साइकिल में पता है क्या है, स्पार्क इंजन पे बेस्ड है, स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ द इज द हीट एडेड इन अ डीजल साइकिल। हम जानते हैं डीजल साइकिल में क्या होता है, एयर को कंप्रेस करके हीटअप किया जाता है और बाद में उसको हम फ्यूल में, फ्यूल मतलब कैसे इग्नाइट किया जाता है, वो हीटेड हीट से, जो कि कंप्रेस करके एयर को कंप्रेस करके ऑब्टेन होता है। और ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टरबाइन इज अ फ्रांसिस टरबाइन। देखिए कैप्लान हो, प्रोपेलर हो या फ्रांसिस हो, प्रोपेलर हो या फिर फ्रांसिस हो, ये सभी क्या है, रिएक्शन टरबाइन है। रिएक्शन मीन्स इसमें कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, नोजल के थ्रू कैनेटिक एनर्जी और मास के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंपल्स टरबाइन की तो इसमें आता है कौन सा, पेल्टन व्हील। और इंपल्स टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं होता, बस इन दोनों में इतना ही फर्क है। तो इसमें पूछा है कि फ्रांसिस टरबाइन कौन सा टाइप का है, तो ये रिएक्शन टरबाइन का टाइप है, ठीक है। इंपल्स टरबाइन किसका का टाइप कौन है, पेल्टन व्हील, ठीक है। आगे चलते हैं 46 पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, दो प्रकार के पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग। तो यहाँ पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर करता है, मतलब कहाँ से और किसको ट्रांसफर करता है, तो ये ट्रांसफर करता है रोटर से, किस पे, फ्लूइड पे। रोटर जो भी एनर्जी गेन करता है फ्लूइड पे एनर्जी ट्रांसफर करके, और फिर फ्लूइड फ्लूइड को हेड देता है, बेसिकली एनर्जी हेड देता है उसको, और फिर वो एनर्जी हेड यूज होता है लिफ्ट करने में। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये, फ्लूइड, पावर ट्रांसमिट नहीं, स्पीड ट्रांसफर नहीं, प्रेशर में, फ्लूइड। नेक्स्ट है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम। रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, तो ये आती है इंजन की मोटर से। कैनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको, और फिर वो हाइड्रोलिक एनर्जी हमें देता है, मतलब वो ट्रांसफर करता है फ्लूइड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स, हम एक करंट सोर्स का इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो बाकी सोर्स के साथ, बाकी अदर करंट सोर्स के साथ हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है, करंट सोर्स अगर क्वेश्चन में हो तो ओपन आएगा, और अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्टन कर देते हैं। तो ये होता है वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स के लिए वोल्टेज सोर्स तो शॉर्टन किया जाता है, वोल्टेज सोर्स को हम सारे को शॉर्ट कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट सोर्स पूछा है तो ओपन आएगा, वोल्टेज सोर्स पूछता तो शॉर्टेड आता। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट है व्हेन इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस द सर्किट करंट। करंट के साथ क्या होता है, जब रिएक्टेंस या फिर इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तब। देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। जेड क्या है यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस है, तो जाहिर सी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के साथ। तो यहाँ पूछा है करंट, सर्किट करंट पूछा है, तो करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है करंट डिक्रीज ही होने वाला है, ठीक है। तो ये था आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।